नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के अनुभव कार्यक्रम में आप दर्शकों का स्वागत है और अभिनंदन है। दूरदर्शन देहरादून की ये कोशिश है कि हम अनुभव कार्यक्रम के माध्यम से उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट कार्य करने वाले लोग जो समाज के लिए केवल प्रेरणा का काम नहीं कर रहे हैं बल्कि समाज के लिए एक रोल मॉडल के रूप में भी हमारे सामने रहे हैं। ऐसा ही आज के कार्यक्रम में हमारे साथ आज के मेहमान हैं चंद्र सिंह जी। चंद्र सिंह जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में दूरदर्शन की ओर से। धन्यवाद। चंद्र सिंह जी के बारे में मैं बता दूं कि सीमांत क्षेत्र उत्तरकाशी के ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो सिविल सेवा परीक्षा में जिन्होंने अपना जो मुकाम हासिल किया, और इसके साथ ही ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 35 वर्षों तक एक पीसीएस संवर्ग में और एक आईएएस संवर्ग के रूप में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जितने ज़िलों में आपने अपनी सेवाएं दी वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसके साथ ही जिस विपरीत परिस्थितियों में सीमांत जनपद में आपने अध्ययन किया और पैदल चलकर आपने, और किस तरीके से आप फिर इलाहाबाद जाके आपने सिविल सेवा की परीक्षा की भी तैयारी की, हम जानना चाहेंगे हमारे दर्शक बहुत संक्षेप में कि आपका प्रारंभिक जीवन और प्रारंभिक शिक्षा किस तरह की हुई, किस परिवेश में हुई। मेरा प्रारंभिक जीवन जो है ग्रामीण क्षेत्र में हुआ। मेरा गांव भंकोली के बाद कोई गांव नहीं आता है, और मुझे हाई स्कूल मैंने 59 में किया था। तब श्री सुंदरलाल बहुगुणा मेरे गांव आए और उन्होंने मेरे पिता से कहा कि आपके 7 लड़के हैं, एक लड़का मेरे को दे दीजिए। तो वो मेरे को इलाहाबाद, पहले तो मुझे प्रताप इंटर कॉलेज टिहरी ले गए जी, और वहाँ से मैंने 61 में इंटर किया, 59 में हाई स्कूल किया, और फिर मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हॉलैंड हॉल में वहाँ पर मुझे ईएल चौपिन जो पौड़ी के थे प्रोफेसर मिले जी, उनकी कृपा से, और जसवंत सिंह नेगी जो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के प्रोफेसर थे जी, जी। उनकी कृपा से मैं हॉलैंड हॉल छात्रावास में रहा। और मेरे पार्टनर पहले थे गोविंद प्रसाद बहुगुणा जी। और फिर देवदयाल जो कमिश्नर पौड़ी में, गढ़वाल मंडल में कमिश्नर भी रहे। गढ़वाल मंडल में रहे जी। और उसके बाद मैंने 67 मैंने पीसीएस में निकला, और फिर 85 में मैं आईएएस में आ गया। और मैंने उतनी सेवा मेरी पीसीएस की उतनी सेवा आईएएस की जी। मैं ये जानना चाहूँगा चंद्र सिंह जी की कोई ऐसे अनुभव रहे हैं आपके जो आप दर्शकों तक नहीं बताना चाहेंगे। मेरे साथ कोई बाधा नहीं जी। मुझे सुंदरलाल बहुगुणा जी की कृपा से मैं ठक्कर बाबा छात्रावास टिहरी में पढ़ा जी, और 61 में इंटरमीडिएट किया, और के बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चला गया जी। मेरे जीवन काल में कोई बाधा नहीं आई। समाज के सभी लोगों ने सहयोग किया, और ख़ास करके मेरे अध्यापक थे जिसमें उल्लेखनीय जसवंत सिंह नेगी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के थे, उनकी बड़ी कृपा रही। आपने शुरू में प्रतापगढ़ में भी पीबी डिग्री कॉलेज में अध्ययन करा। हाँ, जब मैंने एमए किया था तो मैं मेरिट में था, तो पीबी प्रताप बहादुर डिग्री कॉलेज में मैं कुछ दिन लेक्चरर रहा इकोनॉमिक्स का। जी। आपका चूंकि इतना लंबा सेवा काल उत्तर प्रदेश से लेकर ये करीब 38 बार आपका ट्रांसफ़र इन जिलों में हुआ। हाँ। आपसे बातचीत में भी एक बार ये पता चला था कि आपके जीवन का सबसे बढ़िया जो कार्यकाल सर्विस का रहा वो संयुक्त विकास आयुक्त थे जब आप। जी। तो किस दृष्टि से आप उस कार्यकाल को याद करते हैं? ऐसा क्या उल्लेखनीय था उस समय? गढ़वाल मंडल के 48 विकास खंड थे, तब हरिद्वार नहीं था इसमें जी। तो इन हरिद्वार जो 48 विकास खंड है, उन विकास खंडों में मुझे कई बार कम से कम 4 बार जाने का मौका मिला, गांव में रहने का मौका मिला, और पूरा समझने की कोशिश की। और पूरा गढ़वाल मंडल के जितने ज़िले थे, उत्तरकाशी तो मेरा ज़िला है जी, पर मैं टिहरी गढ़वाल, चमोली,
पौड़ी, और तब रुद्रप्रयाग जिला नहीं था, और ये हरिद्वार जिला भी उसमें नहीं था। जी, जब आप उत्तराखंड बनने के बाद जब इस राज्य में आ गए तो उत्तराखंड के समय क्या चुनौतियां ऐसे थी जो उत्तर प्रदेश से भिन्न थी? उत्तर प्रदेश में रहते जो मैंने काम किया उससे विभिन्न वर्गों के बारे में पता, जी। उसका बड़ा लाभ हुआ। जब उत्तराखंड कार्डर मेरे को मिला जी तो मुझे कोई विशेष कठिनाई नहीं हुई। जी ग्रामीण स्तर से और जिला पंचायत स्तर से और ब्लॉक स्तर से कोई कठिनाई नहीं हुई। और मेरे को जिला प्रशासन में ये एसडीएम, एडीएम, डीएम और कमिश्नर के रूप में मुझे चुनौतियां मिली, परंतु सारा सहयोग जनता का मुझे मिलता रहा है। एक सीमांत जनपद, आखिरी गांव उत्तरकाशी का, हाँ। उसके बाद कोई गांव नहीं है, वहां से एक लड़का सपने लेके इलाहाबाद जाता है। हाँ, तो जो आपने वहाँ पे प्रशासनिक सेवा में आने की जो तैयारी की, उसके बारे में आप नई जो हमारी ये जनरेशन है, जो हमारी पीढ़ी है, इसको किस तरीके से, किस तरह की तैयारी करे इस सर्विस में आने के लिए? जो लोग सिविल सेवा में जाना चाहते हैं उनके लिए मेरा कहना ये होगा कि जो सिविल सेवा में लोग कार्यरत रहे हैं और अभी भी हैं, चाहे वो जीवित हों या चले गए हों, उनके जीवन से सीखें। और ताकि नए सिविल से अब कंपटीशन मुश्किल है अब, परंतु मैं चाहता हूँ कि जो कंपटीशन बैठे वो अंग्रेजी का अखबार और हिंदी का कोई भी अखबार ज़रूर पढ़े, और क्या नाम, परंतु अंग्रेजी बहुत होनी अच्छी है, क्योंकि आईएएस में, आईएएस अकेडमी मसूरी जाते हैं जी या कहीं जाते हैं तो अंग्रेजी का, इसलिए मैं इंग्लिश की मीडियम तो नहीं था, परंतु मैंने सन 61 से लेकर के अब तक मैं डेली 2-3 अंग्रेजी का अखबार पढ़ता हूँ। इसकी वजह से मेरी अंग्रेजी ठीक हो गई। मुझे आपका जो पीछे का जीवन है उसको देखते पता चला था कि इलाहाबाद में भी आपने इन सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी से पहले अंग्रेजी की भी कक्षाएं ली थी, कुछ कोचिंग ली थी अंग्रेजी की? हाँ, मैंने अंग्रेजी कोचिंग ली थी, और एक मैडम थी वो स्पोकन इंग्लिश पढ़ाती थी। तो जब उनके क्लास में गया तो 2-3 क्लास ली, तो उन्होंने कहा कि आप निश्चित रूप से आईएएस में निकल जाएंगे, आपने अंग्रेजी में सुधार कर लिया है। जी चंद्र सिंह जी, मैं फिर से उसी में आ रहा हूँ कि जो हमारे भारत सरकार या राज्य सरकार की योजनाएं और बहुत सारे कार्यक्रम भी चल रहे हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में वो बच्चे निकल के आएँ, तो कभी आपको देखने का अवसर मिला कि उन योजनाओं का लाभ हमारे उन बच्चों तक पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है? हाँ, मैंने एसडीएम, एडीएम, डीएम और कमिश्नर के रूप में तथा सचिव के रूप में ये देखा कि जो वंचित वर्ग के बच्चे थे उनको हर प्रकार से सहयोग मिला। कहीं मेरे जीवन में ऐसा नहीं आया कि उनके लिए कोई अवरोध पैदा कर रहा हो। मैंने आपकी जीवनी से एक बड़ा रोचक एक प्रसंग अध्ययन किया था कि आप इंटरमीडिएट करने के बाद 100 रुपये लेके जब निकले थे इलाहाबाद के लिए, तो ऋषिकेश में सरदार इंद्र सिंह और सुंदरलाल बहुगुणा जी ने, सरदार इंद्र सिंह, उन लोगों की सहायता से आप इलाहाबाद पहुँचे, आपने वहाँ पे प्रवेश लिया। आज जबकि शिक्षा का बहुत सुधार और हमारे पास काफ़ी एक्सपोजर भी बच्चों के लिए है, सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए करें, किस तरह की साधना होनी चाहिए इसके लिए? सिविल सेवा में कंपटीशन के लिए ये जरूरी है कि आदमी का उन लोगों को जीवनी पढ़नी चाहिए जो दुनिया में आदर्श, लाइफ हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, जीवनी पढ़नी चाहिए, और ख़ास करके
भारतीय संविधान के रचयिता ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे भीमराव अम्बेडकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। जी। बी आर अम्बेडकर जो लोग कंपटीशन में थे उनके लिए उनकी जीवनी अति आवश्यक है। और भारतीय संविधान को समझना के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप सिविल सेवाएं जाएंगे, किसी पद पर रहेंगे आप, तो आप भारतीय संविधान के अनुसार जीवन चलाएंगे और उन कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट कराएंगे जो संविधान में या दिए गए मानचित्र के चंद्र सिंह जी, फिर एक उसमें मैं देख रहा था कि आपने हमेशा, चाहे आप सहारनपुर में एडीएम रहे हों, पिथौरागढ़ में रहे हों, बस्ती में आप जिलाधिकारी थे, तो वहाँ पे एक बहुत लोकप्रिय अधिकारी के रूप में आपकी छवि रही। तो उस लोकप्रिय अधिकारी की छवि के पीछे आपका दृष्टिकोण जो पब्लिक के साथ था, क्योंकि मैंने बस्ती में लोगों से जब कई बार पूछा आपके बारे में अपने सेवा काल में, तो मुझे ये पता चला कि आप जिलाधिकारी ऑफिस की अपेक्षा सीधे गांव में रात्रि विश्राम करते थे और लोगों की समस्याएं सुनते थे। क्या आज उत्तराखंड राज्य बनने के बाद इस तरह का जनता से संवाद अधिकारियों का आज भी बना हुआ है क्या? मैं चाहूँगा जो नए अधिकारी हैं उनको गांव में रह करके गांव के लोग, वहाँ के पशु, वहाँ की खेती बाड़ी और जंगल, नदी, पहाड़, उनको समझना चाहिए। बालिका शिक्षा एक बड़ा प्रमुख मुद्दा सरकार का भी रहा है, तो आप वर्तमान समय में क्या उम्मीद देखते हैं इस तरह की बालिका शिक्षा का बहुत अच्छा अब एक्सपोजर उन्हें मिल रहा है और हमारी बालिकाएं आगे बढ़ रही हैं? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। उत्तराखंड में शायद ही कोई बालिका हो जिसको ये अवसर नहीं मिलता हो, प्राइमरी से लेकर के उच्च शिक्षा तक। इसलिए ये हमारा सौभाग्य है कि उत्तराखंड सरकार इसमें विशेष रूप से काम कर रही है। चंद्र सिंह जी, एक हमारे दर्शक इस बात को जानना चाहेंगे कि जो आपके प्रारंभिक जीवन के साथी थे और जब आप सिविल सेवा में आए, तो उनके साथ कभी मिलना हुआ और मिलने पे उनकी प्रतिक्रिया क्या होती थी, किस तरह की होती थी? जो मेरे साथी थे वो जब मिलते हैं तो उनमें ऐसा लगता है जैसे कोई परिवार का व्यक्ति मिला है। हमें प्यार मोहब्बत अभी हुई है और उसमें विशेष रूप से गोविंद प्रसाद बहुगुणा बहुत बड़ा नाम है, वो अंग्रेजी के बड़े विद्वान हैं। और इस प्रकार से और मेरे कई दोस्त हैं। एक हॉलैंड हॉल में आपके वो थे वार्डन चौफिन, ईयर चौपिन, वो भी अपनी पुस्तक में आपके बारे में कुछ लिख रहे हैं। हाँ, उनके साथ कैसा अनुभव रहा आपका? चौपिन फैमिली पौड़ी की प्रसिद्ध है और मेरा सौभाग्य था जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में गया तो वहाँ मुलाकात ईयर चौपिन से हुई। इसलिए चौपिन फैमिली के बारे में कहते हैं कि चाइना से आई थी। जी जी जी। परंतु इस फैमिली का गुणगान आज भी है और इसलिए जो लोग उनके विद्यार्थी सभी अपनी जगहों पर काबिल निकले, सफल रहे। आपका बहुत बड़ा परिवार था। आपके पिता अब्बलदास जी बहुत अच्छे टेलरिंग का काम करने वाले थे। आपके 7 भाई और 3 बहन, इतना बड़ा परिवार था। कैसे इसकी सुरक्षा और पालन घोर आर्थिक कष्टों के बीच आपने पढ़ा, तो उसके बारे में कुछ अनुभव साझा करेंगे हमारे इस कार्यक्रम में? मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऐसे माता पिता तो सभी के अच्छे होते हैं, परंतु मेरा सौभाग्य था कि मेरे माता पिता, मेरी माँ मेरे नाना सुनार थे और पिताजी मेरे दर्जी काम करते थे। पशु 20 गायें थी, 2 गांव में काम था। इसलिए सफल कृषक, सफल दर्जी जी। और सफल शिल्पकार। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरे पिताजी को रामायण पूरी याद थी। अच्छा। तो गांव वाले जो है जो संपर्क में आते थे, इसलिए हम 7 भाई और 3 बहनें जो कुछ कर पाए उसका मुख्य कारण था कि हमारे माता पिताजी वास्तव में आदर्श
पति पत्नी थे। आप पिथौरागढ़ में भी और डिस्ट्रिक्ट चमोली में तो खैर आप एक जिलाधिकारी के पद पे भी रहे। तो हमारे जो सीमांत जनपदों की समस्याएं हैं, क्या आपका मानना है कि जिस राज्य गठन की जो भावना थी, उस राज्य गठन की भावना के अनुरूप हमारी योजनाएं कुछ पलायन को रोकने के लिए बन रही हैं? आप क्या समझते हैं इसके बारे में? पलायन तो इसलिए हो रहा है क्योंकि ढांचागत सुविधाएं अभी भी गांव में नहीं है, ये मानना है? हाँ, वो सुविधा नहीं है, परंतु अगर कृषि को एक उद्योग के रूप में जी चलाया जाएगा और पशुपालन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी जी और ख़ास करके जंगलों की सुरक्षा की जाएगी, जो जंगल नष्ट हो रहे हैं। और ख़ास करके उत्तराखंड में विशेष परेशानी ये है, यहाँ जंगलों में आग लग जाती है, लगने वाली। जिसके कारण जंगली जानवर तो परेशान होते ही हैं और साथ साथ हमारे जंगल नष्ट होते हैं। इसके लिए विशेष ध्यान होना चाहिए कि जब आग लगते किसी गांव में तो उसको एक घटना को विशेष स्पेशल रिपोर्ट के रूप में उसको रिपोर्ट होनी चाहिए। के रूप में जी। हाँ, आप जब इतने वर्षों के बाद अवकाश ग्रहण करने के बाद सरकारी सेवा में और अंतिम समय में आप सचिव उत्तराखंड में आप कार्य रहे 2002 तक, हाँ, उसके बाद जब आप अपने गांव में आज भी जाते हैं तो गांव में किस तरह का लोगों से अनुभव और किस तरह का स्नेह आपके बीच मिलता है जो गांव में आज आपके जाने पे वो लोग महसूस करते हैं? मैं अपने गांव में जाता हूँ। हमारे 7 गांव समूह है, जी गजूली, नौगांव, भंगोली, डांसरा, धंधाल, काशेको। तो जब मैं जाता हूँ तो गांव वाले मेरे से ऐसे मिलते हैं जैसे मैं उनका खास आदमी हूँ और वो चाहते हैं, समझते हैं कि जो उनकी समस्या होगी, क्योंकि प्रशासनिक सेवा का अधिकारी रह चुका है, ख़ास करके ज़मीन के मामले उसके बारे में मुझे राय लोग लेते हैं। और चूँकि मैं रिटायरमेंट के बाद मैंने LLB LLM किया तो उसका लाभ लोगों को, और मैं रजिस्टर्ड एडवोकेट हाई कोर्ट में हूँ, तो लोगों को निःशुल्क मैं कानूनी सेवा भी आप दे रहे हैं? देता हूँ। और ख़ास करके मैं जानवरों के बारे में चिंतित रहता हूँ कि जानवरों की जो पीड़ा है, क्योंकि बोलते नहीं है, इसलिए जानवरों के लिए और ख़ास कर जो गौशालाएँ, छानियाँ हैं, 6 महीने ऊपर रहते हैं, 6 महीने नीचे, उसको देखभाल होनी चाहिए। चंद्र सिंह जी, चूँकि आप इतने विभिन्न पदों पर रहे, पर्वतीय विकास में भी आप रहे, मत्स्य पालन आपने देखा, सहकारिता आपने देखा, जिलाधिकारी, ADM, सिटी मजिस्ट्रेट के रूप में भी आपने इतनी जगह काम किया। क्या आप इतनी जगह काम किया महसूस करते हैं कि पहाड़ों के आर्थिक विकास के लिए चकबंदी हो सकती है कुछ इलाकों में, जहां हो सकता है कि आप चूंकि विभिन्न पदों पे रहे हैं? हाँ, चकबंदी हो सकती है, इस पर अभी तक प्रयास नहीं किया गया जी परंतु ये कुछ खेत ऐसे हैं जो ऊंचाई पर है, जी कुछ इसलिए चक का किस प्रकार से बनेगी व्यवहारिक नहीं हो पाया है। फिर भी ये ध्यान रखना पड़ेगा चकबंदी के लिए पर्वतीय क्षेत्र और तराई क्षेत्र हाँ को कैसे ध्यान रखना कुछ अलग से नीतियां बनाने के। पर चकबंदी जो है ये उधम सिंह नगर में, हरिद्वार में और कुछ सीमा तक देहरादून में सफल रही है। जी चंद्र सिंह जी, फिर हम इस राज्य के गठन के पीछे जो मूल भावना थी, एक रोजगार और एक क्षेत्र का आर्थिक विकास। उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ या चमोली, हमारा जो ये सीमांत का क्षेत्र है, इस सीमांत क्षेत्र में फलोद्यान को विकसित करने के लिए, और इसको जिस तरह हिमाचल के हम बात करते हैं कि हिमाचल इस बहुत आगे बढ़ गया, तो आप क्या देखते हैं कि क्या इस तरह की योजनाएं अगर हमारे इन 3 सीमांत जनपदों के लिए बनती हैं तो क्या इससे भी हमारे कुछ आर्थिकी में सुधार होगा और युवाओं का कुछ पलायन रुक सकता है? हाँ बिल्कुल, ये सही है कि उद्यान विभाग जी को विशेष रूप से काम करना पड़ेगा उत्तराखंड में, चाहे वो सेब का मामला हो या अन्य फल, और विशेष करके आलू का व्यवसाय और आलू पर आधारित उद्योग, जी इस पर ध्यान देना पड़ेगा।
और सेब और जो अन्य हमारे फल उद्यान है, इसकी खेती के बारे में क्या सोचते हैं? हाँ, सेब का जो वृक्ष है वो कैसे हो, कैसे उसको छिड़काओ, ये विशेष इस प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा जैसा कि हिमाचल और कश्मीर में है। इसलिए उत्तराखंड सरकार को ये ध्यान देना पड़ेगा कि उन क्षेत्रों को आइडेंटिफाई करें जहाँ की सेब का विशेष कार्यक्रम होता है, और ख़ास करके जो सीमांत जनपद हैं उत्तरकाशी या पिथौरागढ़, चमोली। लेकिन जैसे हिमाचल ने तो कीनू और तमाम किस्म के, अब कीवी भी आ गया है, और हमारे बहुत सारे उत्तरकाशी के सीमांत के काश्तकार इसमें आप काफ़ी अच्छी आजीविका कर रहे हैं। क्या कभी इन आपके जो आज भी आप इस उम्र में 84 वर्ष की उम्र में भी आप इतना भ्रमण करते हैं, कभी काश्तकारों से मिलना होता है या उनकी समस्याओं के बारे में, या किस तरह का वो काम करना चाहते हैं जिसमें सरकार कुछ आगे बढ़ के उनकी मदद कर सके? कुछ कोई आपका अनुभव इसके बारे में किसी तरह? ये जो फील्ड स्टाफ है उद्यान विभाग का, ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं रहता, वो जा करके शहर में आकर रहते हैं, इसलिए उनके संपर्क में कम हो पाता है। इसलिए सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो उत्तराखंड में है उनको इस प्रकार की ट्रेनिंग होनी चाहिए। अच्छी है, ऑल इंडिया सर्विस के आते हैं, साउथ इंडिया का होता है, कहीं का हो सकता है, परंतु पहाड़ की जो स्थिति है उत्तराखंड की, और ख़ास कर जो हमारी बोली है गढ़वाली और कुमाऊनी, इसको प्रशासनिक अधिकारियों को बोलना चाहिए, समझना चाहिए, और यहाँ के रीति रिवाज को ध्यान में देना चाहिए। आर्थिक विकास की दृष्टि से जो हम जब बार बार हिमाचल की बात करते हैं कि हिमाचल, तो हिमाचल में जो किस तरीके की योजनाएं हैं जो अभी जिनको कि उत्तराखंड में लागू किए जाने की आवश्यकता आप समझते हैं? क्या है इस तरह का, क्या हम इस ढांचे में, प्रशासनिक ढांचे में और नियोजन में किस तरीके की योजनाओं को शामिल करें ताकि उसका लाभ जन सामान्य तक और दरिद्र नारायण की सेवा में जा सके? ये हो रहा है। हमारे जो विकास खंड हैं, चाहे वो कुमाऊं के हों चाहे गढ़वाल के हों, इनमें सब हो रहा है। और कश्मीर में और हिमाचल और उत्तराखंड में अगर तुलना की जाए तो अब उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र भी जो है लगभग उसी के बारे में आगे आ गया जितना कि हिमाचल और कश्मीर है। चंद्र सिंह जी, हम जब आपके पूरे पारिवारिक परिदृश्य को देखते हैं, आपके संघर्ष के उस जीवन को देखते हैं, और इसको देखते हैं कि आपने किस तरीके से, चाहे मेरठ विकास प्राधिकरण हो, हरिद्वार विकास प्राधिकरण हो, पर्वतीय विकास का प्राधिकरण हो, आबकारी विभाग हो, इतने विभागों का जो आपका अनुभव रहा है, क्या अवकाश ग्रहण करने के बाद आज इन अनुभवों का लाभ सरकार ले पा रही है आपसे? सरकार ने तो लाभ नहीं ले रहे, परंतु मैं अपने आप में कोशिश करता हूँ कि जो मेरा अनुभव रहा जी विभिन्न विभागों का, जी उसका लाभ लोगों को मिले। और मैं यह जरूर है कि मैं ज़्यादातर देहरादून रहता हूँ, जी तो जब अपने गांव में जाता हूँ तब जा कर के, क्योंकि लोग ज़्यादातर गांव के लोग जो हैं जो मैदान में बस गए हैं, वो अपने पहाड़ की खेती के बारे में विमुख से हो रहे हैं। विमुख हो रहे हैं। इसका कारण क्या होगा जो खेती से लोग विमुख हो रहे हैं? फसल नहीं हो रही है, या मौसम परिवर्तन है, या शिक्षा होने के कारण हम लोग अपने उस मिट्टी से हाथ लगाना नहीं चाहते? हमारी युवा पीढ़ी खासकर लोग ज़्यादातर वाइट कॉलर जॉब चाहते हैं, जी तो परंतु वाइट कॉलर जॉब तो सबको मिलता नहीं है, जी उसमें कंपटीशन है। इसलिए गांव में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि प्रधान जी को मालूम बैठक होनी चाहिए, गांव के कुछ पहाड़ में खोला बोलते हैं, जी खोला, तो हाँ,
तो अलग अलग खोले में अलग अलग खेती होती है। इसीलिए गांव में रहने के लिए ग्रामीण नियोजन जरूरी है। और उसके लिए क्या नाम उसका, खास करके खेती बाड़ी और जानवर दोनों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत हुई और हमने देखा कि किस तरीके से चंद्र सिंह जी का जो जीवन रहा है, एक सीमांत के गांव से निकलकर इलाहाबाद जाकर आपने किस तरीके से अपने शिक्षा ही ग्रहण नहीं करता, लेकिन प्रशासनिक सेवा में आकर इस सीमांत का पहला व्यक्ति भी बनता है जो प्रशासनिक सेवा में आए। अनुभव के इस विशेष कार्यक्रम में हम दर्शकों के लिए नई नई जानकारी यहाँ लेकर फिर उपस्थित होंगे। आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हुए और हमारे दूरदर्शन देहरादून के दर्शकों से जो आपका संवाद रहा, मुझे ये उम्मीद है कि ये लाभकारी होगा। आप एक बार पुनः इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब दूरदर्शन के जो लोग देख रहे हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे माध्यम से आप तक पहुँचने का मौका मिला, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज की चर्चा यहीं पे संपन्न होती है। अगले किसी नए विषय और नए व्यक्ति के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार।